बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। हुकूमत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया और इसकी जो बिजली है वो गिरेगी इसहाक डार साहब पे और चौधरी निसार अली ख़ान पे। एक इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने एक तरमीम कर दी है और उस तरमीम के बाद जो भी बंदा हलफ नहीं उठाएगा वो 60 दिन के अंदर फारिग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने आज से 2.5-3 साल पहले जब इंतखाबात हो रहे थे तो चक्री से इलेक्शन लड़े थे 2 नशस्तों पे। एक उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा था, एक MPA का लड़ा था। सरवर खान ने उनको MNA का इलेक्शन हरा दिया था और MPA का इलेक्शन चौधरी निसार अली ख़ान जीत गए थे। चौधरी निसार अली ख़ान ने MPA का इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि उनको ऐसा लगता था कि मुस्तकबिल के हालात में, क्योंकि शरीफ ख़ानदान बहुत मुश्किलात में है और मैं बड़ा एक बासर आदमी हूँ और इस्टेब्लिशमेंट से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो PTI भी मुश्किलात में होगी, तो बहुत मुमकिन है कोई ऐसा नंबर गेम आ जाए कि मैं वज़ीर आला पंजाब बन जाऊं। वो वज़ीर आला पंजाब ही बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। जब वो नहीं बन पाए तो उन्होंने MPA की सीट को इतना अहम भी नहीं समझा और उसको इतनी इज्जत भी नहीं दी MPA की सीट को कि वो इस सीट के ऊपर जाकर हलफ उठा लेते। उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया, तो पहले तो वो फारिग होंगे। दूसरा, जो इसहाक डार साहब हैं वो भी सेनेटर बने और बाहर बैठ के सेनेटर बने और सेनेटर मुस्लिम लीग नून के वो बन गए। उसके बाद अभी उनकी टर्म पड़ी है, यानी ये 6 साल के लिए बनता है सेनेटर, तो 3 साल तक, अभी अगला इलेक्शन भी हो गया, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। आधे सेनेटर्स का 3 साल बाद होता है, फिर आधे सेनेटर्स का 3 साल बाद होता है। इस तरह हर सेनेटर की जो मुद्दत होती है वो लगभग 6 साल की होती है। तो डार साहब हलफ उठाने ही नहीं आए, अंदाज़ा कीजिए आप। तो इसहाक डार साहब सेनेटर तो हैं लेकिन हलफ उठाने नहीं आए और ना यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालने के लिए आए। तो इसहाक डार साहब भी फारिग हो जाएंगे और इसहाक डार साहब जब फारिग होंगे तो पंजाब में दोबारा इंतखाब होगा सेनेट की एक नशस्त का, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है तो वो अपना सेनेटर मुंतखब करवा लेगी। लेकिन अगर इलेक्शन होता है और यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मॉडल आता है कि सारी अपोजिशन की पार्टियां मिल जाती हैं, हुकूमत के बंदे ख़रीदने की कोशिश करती हैं और हालात ऐसे पैदा करती हैं, तो फिर हो सकता है कि अपोजिशन अपना सेनेटर ले आए। लेकिन क्योंकि अपोजिशन की अपना बहुत बुरा हाल है, उनका बहुत बिखरे हुए हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि दोबारा वो यूसुफ रज़ा गिलानी जैसी फतह हासिल करें। तो इसहाक डार साहब फारिग होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेनेटर इजाफा हो जाएगा यहाँ पंजाब से। तो ये 2 चीज़ें अब होने जा रही हैं। वापसी का वो नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अगर वापस आ जाएंगे इसहाक डार साहब तो सवालात पूछे जाएंगे और वो सवालात इतने सख्त होंगे कि उतने सख्त सवालात उनसे हार्ड टॉक में भी नहीं पूछे गए थे, लिहाजा उनके लिए मुश्किल है। PDM में ANP निकलने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकलने की खबरें जो हैं वो अब हतमी शक्ल इख्तियार कर गई हैं। वो एक नया अलाइंस बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ जमातों को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। नून लीग और फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि उनको अकेला किया है तो पीपल्स पार्टी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, वो नून लीग को और फजलुर रहमान को अकेला करने की कोशिश करेगी। अब आ जाए आप, एक और इशू है कि जिन लोगों को ये लगता था कि जहांगीर तरीन सबसे करप्ट आदमी है पाकिस्तान का, यानी मेरे अपने प्रोग्राम्स के अंदर सैकड़ों मरतबा मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जहांगीर खान तरीन को पाकिस्तान का सबसे करप्ट माफिया डिक्लेयर किया हुआ है। वो ये बार बार कहते रहे कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन का मंबा है, जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा करप्शन की है तो वो जहांगीर तरीन है। और जहांगीर तरीन ने करप्शन का ये पैसा इमरान खान के ऊपर खर्च किया है और इमरान खान की ATM मशीन वो कहते थे जहांगीर तरीन को। तो अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जो उनको लगता था कि बहुत करप्ट आदमी है, वो कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। FIA उनसे मुश्किल सवाल पूछ रही है। उनके ऊपर 3 FIRएं दर्ज हो गई हैं, बददेयानती की, बेईमानी की, फ्रॉड की, और उसके अलावा एक उनके ऊपर जो है वो 420 की भी है। फिर उनके ऊपर एक FIR है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो इस तरह उनके ऊपर 3 FIR दर्ज हो गई हैं और FIA जो है वो उनका मुकदमा सुन रही है। अब मज़े की बात देखें, जिन 2 जमातों को वो सबसे करप्ट आदमी लगते थे, अब वो 2 जमातें उनके हक के लिए खड़ी हो गई हैं जहांगीर तरीन के। यानी पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि हमारे साथ मुलाकातें हो रही हैं, हो सकता है वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें। वज़ीर आला सिंध इशारा दे रहे हैं। शैला रज़ा ने ट्वीट बेशक डिलीट किया लेकिन वो कहते हैं कि मुलाकातें हो रही हैं। मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की, उन्होंने तस्दीक भी की। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि जहांगीर तरीन हमारी जमात में आकर शामिल हो जाएंगे। अगर तो वो करप्ट आदमी है तो फिर उनकी जगह ठीक है, वो वहीं पे चले जाएं, उस जमात में और भी ऐसे लोग हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी किस मुंह से उस जहांगीर तरीन को
अपनी जमात में शामिल करेगी, जिस जहांगीर तरीन को वो पाकिस्तान का सबसे करप्ट आदमी कहते रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप जाएं तो वो मुस्लिम लीग नून है, वो जहांगीर तरीन को हमेशा से मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था तो बड़ा दबाव आया मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दुनिया टीवी में, और उन्होंने कहा जी सलमान शहबाज को आप लाइन पे लें, सलमान शहबाज को आप लाइन पे लें। तो सलमान शहबाज मेरे साथ लाइन पे आ गए। तो सलमान शहबाज ने मुझे आकर कहा, मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी बताएं क्या कहना है। उन्होंने कहा जी वो सबसे बड़ा जो चोर और सबसे बड़ा जो डाकू है ना, वो इमरान खान की जमात में उसके दाएँ बाएँ हैं। उस दौर में सलमान शहबाज के वालिद वज़ीर आला पंजाब थे और जो ताया हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी आपके वालिद और आपके ताया आपको एक सच्चा आदमी समझते हैं? कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा अगर वो ये समझते हैं कि उनका भतीजा या उनका बेटा सच बोल रहा है तो आप ये बात अपने वालिद को या अपने ताया को क्यों नहीं बताते कि पंजाब के अंदर एक करप्ट और बेईमान और फ्राडिया आदमी मौजूद है, डाकू, जो आप कह रहे हैं। अगर तो उनको आपकी बात पे यकीन है और उनको सच लगता है तो उनको चाहिए कि वो इक़्तिदार में है, वो फ़ौरन इस डाकू को, इस लुटेरे को पकड़ लें। यानी आपकी हुकूमत है, वालिद आपके वज़ीर आला हैं और ताया आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इदारे सारे आप लोगों के कंट्रोल में हैं, और एक बंदे को आप कह रहे हैं चोर, डाकू, लुटेरा, लैंड ग्रैबर, इतना कुछ आप उसको कह रहे हैं, तो वो बंदा पकड़ क्यों नहीं रहे? ये तो शिकवा आप अपने वालिद से या अपने ताया से करें। तो सलमान शहबाज साहब फिर मेरे साथ ज़्यादा बात उन्होंने नहीं की, तो बाद में नाराज़गी का इजहार भी किया मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरे दफ्तर की। उन्होंने कहा यार ये आपने क्या किया? मैंने कहा जी आपने कहा था कि उसको लाइन पे लेना है, ये तो नहीं कहा था कि उससे क्या पूछना है। तो मुझे तो ठीक लगा, मैंने पूछ लिया। बहरहाल अब वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की वफाकी और पंजाब हुकूमत को गिरा सकते हैं, और उनसे उम्मीद लगाई हुई है कि वो हमारी अब मदद करेंगे। जहांगीर तरीन साहब मददगार साबित होंगे हमारे। अब दिन रात पहले जहांगीर तरीन के एहतसाब का मुतालबा, अब जब उसका एहतसाब शुरू हुआ है तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, इमरान खान को शाबाश देने के कि यार ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अपने साथी का एहतसाब करवा लिया हो। यानी इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा कि नैब शुरफा की टांगे ना खींचे या FIA शुरफा की टांगे ना खींचे। एहतसाब हो रहा है। जहांगीर तरीन से अच्छा तो इमरान खान का कोई करीबी दोस्त नहीं था, और ये सारे चाहते थे कि जहांगीर तरीन का एहतसाब हो। तो अब एहतसाब हो रहा है तो बजाय शाबाश देने के जहांगीर तरीन के साथ मिल गए और इमरान खान के ऊपर लान तान दोबारा कर रहे हैं। तो आप इनकी नीयतों को समझें, आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर आप इमरान खान के नुक्ता नज़र से देखें ना तो उनके लिए सूट क्या करता है। जहांगीर तरीन का एहतसाब नैब नहीं कर रहा, जहांगीर तरीन का एहतसाब इस वक्त जो कर रहा है वो FIA कर रहा है, तहकीकात FIA में हो रही हैं। अगर इमरान खान साहब, क्योंकि FIA आज़ाद नहीं है, वो हुकूमत के अंडर में काम करता है, वजारत दाखिला के शेख रशीद साहब हैं। FIA आज़ाद इदारा नहीं है, नैब एक आज़ाद इदारा है, उसको इमरान खान साहब हुक्म नहीं दे सकते। लेकिन FIA तो उनके कंट्रोल में है और FIA के जरिए से वो जहांगीर तरीन के ऊपर नरमी करवा सकते हैं। क्या होगा? अपोजिशन थोड़ी तनकीद कर देगी। अपोजिशन यही कहेगी ना कि जहांगीर तरीन के ऊपर हाथ तौला कर दिया है, वो तो पहले भी कह रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब को एक खतरा और रिस्क नहीं रहेगा जो अब है। यानी जहांगीर तरीन खान साहब के खिलाफ अगर कार्रवाई करें, जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर कार्रवाई होती रहे, एहतसाब होता रहे, तो ये खतरा बदस्तूर मौजूद रहेगा कि वो अपने पॉलिटिकल दोस्तों को और उन लोगों को जो उनके ग्रुप में शामिल हैं इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें और उसकी हुकूमत गिरा दें। ये खतरा और ये रिस्क रहेगा जब तक जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस एहतसाब को फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए आसान ये है कि उनको एक NRO दें और अपने लिए आसानी पैदा करें, तनकीद तो चलती रहेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये डायरेक्ट नहीं है, एक और सहाफ़ी के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब ने अपने एक पुराने साथी सेनेटर के ज़रिए से जहांगीर तरीन को एक पैगाम पहुँचाया और वो ये कहा है कि आप क्लीन चिट लेकर आ जाएँ, हमें बड़ी खुशी होगी। और अगर आपके खिलाफ कोई ज़्यादती नहीं हुई, यानी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके खिलाफ कोई ज़्यादती नहीं होगी, बल्कि आपके साथ इंसाफ होगा। हम ज़्यादती आपके साथ नहीं होने देंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। क्लीन चिट आप लेकर आए, हम आपको वेलकम करेंगे अपनी पार्टी के अंदर और इज्जत भी देंगे। ये अब जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब का पैगाम मुबैना तौर पे जो मेरे तक मालूमात एक सहाफ़ी के ज़रिए से पहुंची हैं, मैं इसको कंफर्म भी कर दूंगा और आपको बताऊंगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक पैगाम जहांगीर तरीन को पहुंचाया। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद के हवाले से जो सज़ाओं का बिल आया है, इस पर अब एक बहस छिड़ गई पाकिस्तान में। लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो आज़ादी इज़हार राय आपने हमसे छीन लिया है। ये क्या बात हुई कि फ़ौजी आए, मार्शल लॉ लगाया, हम उस पर बात ही ना करें। ये क्या बात हुई इंसानों को लापता किया जाए, उसके ऊपर कोई बात ही ना करे।
ये क्या बात हुई कि फौज अगर कोई गलती करे तो आप निशानदेही भी नहीं कर सकते? तो इस किस्म के अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये आज़ादी इजहार राय के बुनियादी का। देखिए, फौज पे तनकीद कौन लोग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बैरून मुल्क एजेंट हैं, यानी ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन मुल्कों की लाइन लेकर शुरू से कई दहाइयों से पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मज़े की बात यह है, ये कई दहाइयों से लगे हुए हैं, कई दहाइयों से लगे हुए। कभी पाकिस्तान से भाग जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। इनकी अपनी हुकूमत आए, किसी मर्जी का दोस्त आ गया तो पाकिस्तान में आ गए, नहीं आया तो पाकिस्तान से भाग गए। तो ये भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ये हमेशा फौज के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये चंद दर्जन लोग हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कहते हैं लोग उसका असर भी कबूल नहीं करते। तो इस तरह के लोगों तो आप छोड़ दें, और इनके लिए कोई ये कानून बन भी नहीं रहा, ना ये इस कानून की पकड़ में आएंगे, याद रखिएगा। ये सारे बैरून मुल्क इस वक्त भागे हुए हैं। दूसरी किस्म के लोग जो हैं वो लोग हैं जो फौज की गोद से उतरे हैं, जिन्होंने फौज की गोद में परवरिश पाई है और फौज ने उनको गोद से उतार दिया है, क्योंकि वो बार बार फौज के कपड़े गंदे कर देते थे। तो वो तंग आके फौज ने उनको गोद से नीचे उतार दिया है। अब वो नीचे उतर के ऊंची ऊंची रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम रोते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, नहीं तो हमें गोद में वापस उठाओ। यानी ये जो हमारे पर केसेस बने, ये सारे मामला हैं, इनको रिजॉल्व करके हमें दें, हमें बचाएं, हमें वापस इक़्तिदार की कुर्सी पे लाके बिठाएं, वरना हम रोना शुरू कर देंगे, हम रोते रहेंगे, आपको गालियां भी देते रहेंगे। ये दूसरी तरह के लोग हैं। इनका जो प्रोपेगेंडा है वो पब्लिक के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी इंटरेक्शन पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में माफियाज की तरह काम करती रही हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठेकेदारों से लेकर सरकारी अफसरान तक, हर तरह के लोग इनके साथ शामिल होते हैं, हर तरह के लोग इनके साथ मिले हुए होते हैं। तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, इनके कारकुन भी होते हैं, पेड लोग भी होते हैं, पेड मीडिया सेल्स भी होते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो डैमेज कर सकती है वो इस किस्म के ये आवारा गर्द किस्म के लोग नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग जो फौज को गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप हमें रेस्क्यू करें, बचाएं इन हालात से, इनके लिए ये कानून लाया जा रहा है कि ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गालम गलोच कर रहे हैं गली मोहल्लों के अंदर, इधर उधर, इसको रिकॉर्ड किया जाए, इनके ऊपर पर्चे करवाए जाए, 2-2 साल के लिए अंदर डालो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग अंदर चले जाएंगे तो क्या हीरो नहीं बनेंगे? इनको हमदर्दी नहीं मिलेगी? ये नौबत क्यों आई है, इसको पकड़ें। असल बात यह है कि फौज को गाली पड़ी क्यों, और इनको ऐसी जुर्रत कैसी हुई कि ये हमारी फौज को गाली दें। नहीं, अब फौज की कुर्बानी तो देखें ना, बेचारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो बर्फ में खड़ा हुआ है, वो पहाड़ पे खड़ा हुआ है, वो रेत में खड़ा हुआ है। अब ये जून जुलाई में चले जाएं, वहां चोलिस्तान के अंदर खड़े होते हैं, हर जगह पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। सैलाब आ जाए फौज बुला लो, जल्जला आ जाए फौज बुला लो, कोई मुसीबत आ जाए फौज बुला लो, इलेक्शन करवाना है फौज बुला लो, सिक्योरिटी चाहिए फौज बुला लो, हर चीज़ के लिए तो इनको फौज चाहिए होती है। तो फिर ये उस फौज को गाली क्यों देते हैं? फौज के ऊपर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप तनकीद कर सकते हैं, मैं खुद भी करता रहता हूँ, लेकिन ये जो फौज को जो प्लान्ड किस्म की मनसूबाबंदी के तहत फौज के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ ना, उसके पीछे जो वजह है उसको आप समझिए। हमारे निज़ाम में जिन लोगों का एहतसाब शुरू हुआ, निज़ाम उनके खिलाफ कर ही कुछ नहीं सका। मिसाल के तौर पे कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और नकम्मी इन्वेस्टिगेशन की वजह से केसेस ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ सके, चाहे वो FIA में थे, चाहे पुलिस में थे, चाहे एंटी नारकोटिक्स में थे, चाहे नैब में थे, या कहीं भी थे। वो केसेस आगे बढ़ नहीं सके और इनके भर्ती किए हुए लोगों ने उन केसेस के अंदर कमियां और कोताहियां छोड़ी जिनका इनको फ़ायदा मिला। दूसरा, अगर कहीं पे केसेस अच्छे बने और ऑफिसर ने मेहनत करके काम किया, जहां कुछ ऑफिसर ने किया भी, तो वहां क्या हुआ, वहां हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो रस्ते में आ गया। मिसाल के तौर पे आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहता है, वो इतना बेबस हो गया, उसने कहा जी मैं नवाज शरीफ का मुझे पता था फ्रॉड करके जा रहा है, मैंने कहा जी इससे बॉन्ड ले लें इतने पैसों का, ये भाग जाएगा। तो अदालत ने कहा नहीं जी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भेज दें। अब वो अदालत किसको जवाब दे है? आप सोचिए ना कि अदालत से जाके कोई सवाल कर सकता है कि जनाब वो पैसे अब कहां से लेने हैं, ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर हम क्या करें इसका, अब ये कहां जमा कराएं 50 रुपए का स्टाम्प पेपर? वो बंदा इश्तिहारी हो गया जिसको आपने पाकिस्तान से भगाया। क्या आप अदालत से जाके ये सवाल कर सकते हैं? क्या आप अदालत को जाके ये कह सकते हैं कि जनाब ये हमें शक है कि आपने ये क्या किया हमारे साथ, ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है, हम उस बंदे से अरबों रुपए के बॉन्ड्स ले रहे थे, अरबों रुपए के उस बंदे पे केसेस बने हुए हैं, आपने उसको पाकिस्तान से भगा दिया, वो इश्तिहारी हो गया, वो बात ही नहीं सुनता, अब आपने भेजा था उसको लाके दें। तो मामला जो है ना वो इस तरह का है कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर कभी इन्वेस्टिगेशन, कभी प्रोसिक्यूशन, कभी जुडिशल सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं और ब्यूरोक्रेट तक
वो सपोर्ट करते हैं, और ये सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं सियासतदान, ये भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा मिलके एक सपोर्ट बनती है उन लोगों की जिन्होंने करप्शन की हुई है। अब जितना डिले होता है, जैसे जैसे उनको सजाएं नहीं होती या कानून के मुताबिक वो जेलों में नहीं सड़ते या उनसे पैसे रिकवर नहीं किए जाते, तो उनका हौसला बढ़ता है, वो लोगों में जाते हैं और फिर एक नया प्रोपेगेंडा करते हैं। इसलिए दे रहे हैं वो फौज को गाली। अगर इन लोगों को सही तरह पकड़ा होता ना, सही इन्वेस्टिगेशन की होती, कानून के मुताबिक अदालतें इनको सजाएं देती, इनको कोई रिलीफ ना मिलता और जेलों के अंदर इनको बी क्लास मिलने की बजाय या स्पेशल स्टेटस मिलने की बजाय आम कैदियों के साथ रखा जाता, इनके असासे जब्त किए जाते, इनको सही तरह शिकंजा डाला जाता, इनको काबू किया जाता और बगैर किसी खौफ के कानून का इंप्लीमेंट किया जाता इनके ऊपर, तो आज किसी की जरूरत ना होती कि वो पाकिस्तान के इदारों को गाली दे, फौज को गाली दे। ये जरूरत उनको इसलिए हो रही है कि उनको पता है ये जो निज़ाम है इसमें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फौज को गाली देते रहो जब तक कि फौज दोबारा हमें उठा के अपने कपड़े गंदे करने के लिए गोद में ना बिठा ले। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में एक अजीब चीज हुई है। हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती थी कि लोगों को सजाएं मिले, इंसाफ हो, एहतसाब हो। सियासतदान उनके रास्ते में आ जाते थे, सियासतदान करते थे ऐसा ना करें। देखें, कल को हमें भी अपोजिशन में जाना पड़ेगा, आपके भी बच्चे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदान डराते थे हमेशा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नजरिया जरूरत को तोड़ के एहतसाब करना चाहती थी। माजी में कई दफा हुआ, सियासतदानों ने उनको कहा कि नहीं, उनके रास्ते में आए। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा सियासतदान है, इमरान खान, जो कहता है कि पकड़ो, करो एहतसाब, नहीं छोड़ना है इनको, हर एक को तुम दो, मेरा दोस्त है उसको भी पकड़ दो। लेकिन इस दफा उसको एस्टेब्लिशमेंट रोकती है नजरिया जरूरत के तहत। कभी बाहर से पैगाम आ जाता है, अरब ममालिक से, कभी कहीं से पैगाम आ जाता है, कभी कोई दबाव आ जाता है, कभी इंटरनली कोई दबाव आ जाता है, कभी खुद एक दबाव बन जाता है। तो एक अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। पहले जो एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती थी वो सियासतदान नहीं करने देते थे, आज एक ऐसा आदमी वज़ीर आज़म है जो करना चाहता है, तो एस्टेब्लिशमेंट हिम्मत नहीं कर रही। अगर तो अपनी इज्जत बनानी है और उसको कायम रखना है तो इस तरह के कमज़ोर कवानीन बनाने से नहीं होगा कि 2 साल के लिए अंदर डालो, 5 लाख जुर्माना कर दो, नहीं होगा। ये लोग और हीरो बन जाएंगे। इज्जत बनानी है तो फिर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ। इज्जत बनानी है तो इन लुटेरों को, चोरों को, डाकुओं को सब में जेलों में डालें और जेलों में डाल के आम कैदियों के साथ रखें और इनका लूटा हुआ माल बरामद करें। ये इज्जत खुद ब खुद बन जाएगी। इनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं होगा जब लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या लूटा और क्या क्या बरामद हुआ है। वह मैं एक मुल्क की वीडियो देख रहा था, उन्होंने सारा लूटा हुआ पैसा बरामद करके एक चौक में रखा हुआ था, लोग वहां पे आके उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो पूरा पैसों का मॉन्यूमेंट बना हुआ था। आप भी मीनार पाकिस्तान पे लाके इनका लूटा हुआ पैसा इकट्ठा करके रख दें और लोगों के जाओ देखो, जिनको तुम बुला के यहाँ पे जलसे करवाते थे, ये उनका पैसा हमने निकाला, ये पड़ा हुआ सारा, आके देख लो। तो इस तरह अगर करेंगे ना तो फिर होगा रूल ऑफ लॉ और फिर बनेगी इज्जत। ऐसे छोटे मोटे कानून से नहीं बनेगी, और ऐसे छोटे मोटे कानून से आप इस तरह के लोगों को रोक भी नहीं सकते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।